हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। तो देखो, हम लोग कंप्यूटर इन अकाउंटिंग ये वाले चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमारे 3 लेक्चर्स पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और ये कौन सा लेक्चर है? तो जी बिल्कुल सही, ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आता है? 8 नंबर के लिए, यानी कि इस चैप्टर से 8 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक तो ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना। और ये तीनों क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, मतलब ये तीनों टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। अगर आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, देखो, कंपोनेंट्स, सोर्सिंग एंड लीगल वर्सेस पायरेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं और देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी एक मिसिंग रहा तो फिर आपका जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जरा बताओ तो देखो, पहला तो है हार्डवेयर, दूसरा है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या है? कंपनी पर्सनल। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जो भी आप फिजिकली देख सकते हो, जिसका फिजिकली अपीयरेंस है। जैसे जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो वहां पे फिजिकली क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बताना जरा। तो कंप्यूटर होना चाहिए, पहली बात, कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के साथ साथ आपके पास ये भी होना चाहिए, प्रिंटर वगैरह भी होना चाहिए, कीबोर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, फिर जिससे आप नेटवर्क देते हो, यानी कि राउटर भी उसमें लगा होना चाहिए। तो ये जो आप फिजिकली जो भी चीजें देख रहे हो, ये सभी किस में आते हैं? हार्डवेयर में आते हैं। देखो, यहाँ पे सबका नाम भी लिखा गया है। कंप्यूटर्स हो गए, डिस्क ड्राइव्स हो गए, डिस्क ड्राइव आप जानते हो ना, जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, कोई भी डेटा रहेगा उसका। मॉनिटर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, है ना। मॉनिटर मतलब वही कंप्यूटर का जो मतलब मॉनिटर तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी आपके हार्डवेयर के ही पार्ट हैं। और राउटर तो मैंने आपको बताया ही, CPU वगैरह। ठीक है, तो अगर आपके पास मतलब आपके कंपनी में हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ है ही नहीं, माउस भी नहीं है, CPU नहीं है, फिर आप कैसे अकाउंटिंग करोगे, है ना। इसके बिना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, यानी कि ये मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट की, जो क्या है? सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? तो देखो, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्यारे बच्चों टैली की। ठीक है, तो देखो, टैली को अगर देखा जाए तो वो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम उठा करके लेकर के जाएंगे। जैसे कंप्यूटर वगैरह है तो उसको हम उठा करके लेकर के जा सकते हैं, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं क्या है उसमें क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं टैली की बात करूँ तो वो तो एक टाइप का क्या है? सॉफ्टवेयर है ना, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्क करता है। राइट, तो वो किस में आ जाता है? वो सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस में मदद कर रहे हैं, यानी जिनको हम फिजिकली उठा नहीं सकते, लेकिन हाँ मतलब वो आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। अभी कंपनी पर्सनल की बात करेंगे। अब ये क्या है बताना जरा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये आप बोल सकते हो स्टाफ। जैसे आपके कंपनी में सब कुछ है, आपके पास हार्डवेयर भी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन काम करने वाला इंसान ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है आपके पास, तो बताओ क्या आप अकाउंटिंग प्रोसेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, हम लोगों ने देखा भी था कि मान लीजिए टैली है, ठीक है, तो स्टार्टिंग मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए कोई इंसान तो चाहिए, किसी को मतलब कोई एम्प्लॉय रखोगे तब तो वो उसको हैंडल कर पाएगा ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंपनी पर्सनल, यानी कि स्टाफ, जो लोग वहां पे काम करते हैं कंपनी के अंदर, वो। ठीक है, तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं किसके? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। अगर ये तीनों में से कोई भी एक मिस रहा, प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो बस यही, अगर एग्जाम में आपके ऐसे ट्रू या फॉल्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो आप जरूर इसको छोड़ना मत। मैंने आपको ये तीनों चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, चलिए आगे चलूँ मैं, आ जाओ आगे चलते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब देखो स्टूडेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को कौन क्रिएट करता है? तो जो सॉफ्टवेयर है वही तो क्रिएट करते हैं ना। तो देखिएगा, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या क्या क्रिएट करते हैं? तो क्रिएटिंग डिफरेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमोज, फिर वाउचर्स, रिसीट्स, इनवॉइसेस, ये सब क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं कि नहीं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने बताया था ना कि मैं पहले जॉब किया करती थी जब मैं अपने डिग्री कॉलेज के SY में थी तब। ठीक है, मतलब सेकेंड ईयर में।
क्लर्क का। तो वहां पे जब हम मतलब पैसे का लेन देन वहां पे होता था, तो जब पैसा कोई आता था तो हम क्या करते थे, वो सॉफ्टवेयर की मदद से उनको रिसिप्ट बना करके देते थे कि उन्होंने इतना पैसा दिया है और हमने पैसा उतना रिसीव किया है। तो वहां पे देखो वो सॉफ्टवेयर ने ही तो उसको बनाया ना, वो जो डॉक्यूमेंट था रिसिप्ट वाला उसको किसने बनाया, सॉफ्टवेयर ने ही बनाया। तो वही है कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो क्या करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस की भी रिकॉर्डिंग करते हैं। सही बात है भाई, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हो जाती है, यहाँ पे आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पेपर वर्क सॉफ्टवेयर की मदद से क्या हो चुका है, अभी रिड्यूस हो चुका है ना। पहले अगर मान लीजिए, पहले की मैं बात बता रही हूँ, जब ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं थे, तब सब कुछ पेपर पेन से ही किया जाता था, है ना। उस टाइम पे कितना पेपर लगता था, लेकिन इसके आने की वजह से एक फायदा है कि जो पेपर वर्क है वो कम हो गया है, जो होगा सब कंप्यूटर में ही होगा। ठीक है, तो कैसे रिकॉर्डिंग होती है जरा ये भी हम देख लेते हैं। तो देखो, लेजर के दो पार्ट, क्रेडिट एंड डेबिट। अब क्रेडिट के भी दो हिस्से कर देंगे, एक तो लायबिलिटी, दूसरा इनकम। इनकम कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और लायबिलिटी कहाँ पर जाएगा भाई, बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पे जरा देख लेना डेबिट वाले का, तो डेबिट के भी दो हिस्से, एक तो एक्सपेंडिचर, दूसरा हो जाएगा असेट। ठीक है, फिर ये कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, असेट की अगर मैं बात करूँ तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो देखो इतना सारा ना हमें नहीं करने की जरूरत पड़ती, वो जो सॉफ्टवेयर है ना वो खुद ही, बस आपको जर्नल एंट्री बताना है कि क्या मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, बस आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, बाकी इतना सारा काम वो खुद ही कर लेगा। लेजर बना लेगा, फिर कहाँ पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर के जाना है या फिर बैलेंस शीट में लेकर के जाना है, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा। कौन डिसाइड कर लेगा जी, बिल्कुल जो हमारा कंप्यूटर है ना, मतलब सॉफ्टवेयर, वो खुद ही कर लेगा। ठीक है जी, देखो करना क्या होता है इसमें, स्टार्टिंग में आपको इनपुट मतलब डेटा यहाँ पे एंटर करना होता है। इनपुट मतलब अंदर डालना, तो डेटा आपको यहाँ पे डालना होता है, फिर ये खुद ही प्रोसेस हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर के अंदर। देखो यहाँ से हमने डेटा एंटर किया और ये प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आउटपुट रिपोर्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता रहता है, बस आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करना है, उसके बाद से ये खुद ही सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ, सुनना जरा ध्यान से। जैसे कि इनपुट, जैसे इनपुट डेटा मतलब क्या, तो स्टार्टिंग में जो भी हमारे मतलब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मतलब बिजनेस के अंदर, उसी को यहाँ पे एंटर किया जाता है ना। तो वहाँ पे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे अगर किसी ने परचेज किया, किसी ने सेल्स किया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भी तो रहेगा, क्रेडिट सेल्स वगैरह होता है तो। ठीक है, तो वो सब कुछ भी होने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वो ट्रांजेक्शन का जो भी ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें कोई डेट मिसिंग है या फिर अकाउंट नंबर मिसिंग है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वहाँ पे मिस है ना, तो जो आपका ये है सिस्टम है ना, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिएगा। ऐसे थोड़े ना है कि आपने कुछ भी डेटा एंटर किया और उसने ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपका जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, देखो लिखा है कि ट्रांजेक्शंस विद मिसिंग डेट्स, अकाउंट नंबर्स और अदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई होप सो आपने समझ लिया होगा। अब देखो यहाँ पर, ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है फर्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आप ना पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको उठा करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको करना। ठीक है, मीनिंग मतलब पॉइंट्स आप याद कर लेना, फिर अंदर का लिखना अपने मन से समझ करके। चलो, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, बस थोड़ा सा ये, चिंता मत करो, बस यही लास्ट लेक्चर बचा हुआ था, मतलब लेक्चर नंबर 4, मैंने सोचा ये भी करवा दूं आप लोगों का। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया है, लेकिन मैं सारा करवा दे रही हूँ, जिसको पूरा पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जरा क्या दिया है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बिल्कुल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ना, ये तो नेसेसरी है, इसके बिना तो कुछ मतलब हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। लेकिन देखो, अगर आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करनी है तो भाई उसके लिए तो सॉफ्टवेयर चाहिए ही, बिना सॉफ्टवेयर के कैसे कर पाओगे, राइट। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्वायरिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज ऑफ पीपल। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे आप लोग ना सॉफ्टवेयर लेने वाले हो, ठीक है,
तो आपको सॉफ्टवेयर लेते टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो लोग हैं क्या वो उसको हैंडल कर पाएंगे, या फिर आपका बिजनेस कैसा है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात बताती हूँ, मान लीजिए आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ले लिया और आपका जो पर्सन वहाँ पे आपने बिठाया हुआ अकाउंटिंग के लिए उसको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो गड़बड़ करेगा, है ना। तो जब वो गड़बड़ करेगा, अगर उसने डेटा ही एंटर किया तो आपका फाइनल रिपोर्ट भी तो गलत बन करके आएगा। तो अब इसका दोष आप किसको दोगे, वो आदमी को दोगे या फिर सॉफ्टवेयर को दोगे। तो सॉफ्टवेयर को आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो आपके कमांड को ही फॉलो कर रहे हैं, आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए वही फॉलो कर रहे हैं ना। तो अगर कोई गलती होती है रिपोर्ट के अंदर, फाइनल रिपोर्ट में अगर कोई गलती होती है तो वहां पर गलती किसकी मानी जाएगी, ये सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि उस पर्सन की गलती मानी जाएगी, ठीक है जी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब चलो यहाँ पे जो अकाउंटिंग पैकेजेस है ना, हम इनकी बात कर लेते हैं। मतलब जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं कितने प्रकार के मतलब आते हैं मार्केट के अंदर, आ जाइए मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पर पहला है रेडी टू यूज, कस्टमाइज, और सी क्या है, टेलर्ड, और चौथा है फ्री एंड ओपन सोर्स। अब ये सब कुछ क्या है तो आ जाइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर की। रेडी टू यूज मतलब क्या, देखो ये किसके लिए सुटेबल होता है, तो जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, जो स्मॉल स्केल पे किए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये देखो, अगर कोई स्मॉल बिजनेस रहेगा तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन भी कम ही होंगे, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे, तो उनके लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, रेडी टू यूज वाला, यानी कि जो मतलब रेडी टू यूज है, आप बस उसको खरीद लोगे, राइट, और फिर आप उसका यूज करो, आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जैसा उसमें सब कुछ डिजाइन किया गया है वो आपके बिजनेस का काम कर देगा, राइट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ और बातें आपको ध्यान में रखना है। देखो वो रेडी टू यूज है, मतलब उसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करवाए, इसलिए इसका जो कॉस्ट है ना वो रिलेटिवली क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा कम होता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी उतने नहीं होते जितने ये कस्टमाइजेशन के होते हैं। मैं अभी आपको कस्टमाइज वाला भी पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो वही है। और एक और बात सुनिएगा, अब क्योंकि ये रेडी टू यूज है, हमने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करवाया और ये स्मॉल बिजनेस के लिए ही सुटेबल है, तो यहाँ पे जो ये है ना मल्टीपल यूजर्स, ठीक है, वो क्या होते हैं स्टूडेंट, लिमिटेड होते हैं। यूजर्स क्या है, लिमिटेड, वहां पे डिसाइड रहेगा कि इतने ही यूजर्स इसको एक टाइम पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ये जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है ना, ये रिलेटिवली ईजियर होते हैं लर्न करने में, यानी कि उसको सीखने में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आगे और भी चीजें देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, This also implies that level of secrecy is relatively low and the software is prone to data frauds। यानी कि यहाँ पर जो लेवल ऑफ सिक्रेसी है ना रेडी टू यूज वाले सॉफ्टवेयर में, वो रिलेटिवली क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होता है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चांस होता है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अगर आप इससे कंपेयर करोगे ना कस्टमाइज से, तो फिर इसकी सिक्रेसी थोड़ी सी लो होती है, यानी आपका डेटा लीक हो सकता है, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो जो वेंडर्स होते हैं, मतलब मान लीजिए जो सप्लायर है, जो उस सॉफ्टवेयर को सप्लाई कर रहे हैं, वो फ्री में ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से हैंडल करना है। ये सारी चीजें या तो वो खुद प्रोवाइड करेंगे या फिर सॉफ्टवेयर में ही वैसा होता है कि वो आपको ट्रेनिंग दे देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर में ही पहले से रहता है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हमने रेडी टू यूज देख लिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी कस्टमाइज की बात करेंगे, तो कस्टमाइज मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर उन्होंने पहले से वो कंपनी वालों ने बनाया है, अब आपको क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर में ना अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करवाने हैं, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि ये मतलब ये आप क्या कर दो, उसी सॉफ्टवेयर में, सुनना ध्यान से, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया हुआ है उसी में आप कुछ अगर चेंजेस करवाते हो तो वो कैसा होता है, कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब होता है ना, जैसे कस्टमाइज हम लोग कपड़े भी लेते हैं, या फिर कस्टमाइज मतलब बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी मिलती है, कस्टमाइज यानी आप जैसा बोलोगे वैसा वो बना करके देंगे। तो बिल्कुल ये भी वैसा ही कुछ है, जैसे उनके पास सॉफ्टवेयर तो पहले से है, उसी में आपने कुछ चेंजेस करवा लिए तो वो हो जाएगा कस्टमाइज, ठीक है। अब क्योंकि ये कस्टमाइज है तो फिर ये मतलब देखो, आपने अपने हिसाब से चेंजेस करवाए ना, तो इसका खर्चा भी ज्यादा लगेगा। अगर आप वो ऊपर वाले से कंपेयर करोगे रेडी टू यूज वाले से, तो इसका कॉस्ट भी हाई होगा, बिल्कुल हाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी रहेगी उसके कंपेरिजन में, जैसे वहां पे लो थी तो यहाँ पर थोड़ा सा उससे हाई रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, राइट। तो कस्टमाइज का मतलब समझ में आया। और देखो यहाँ पे ये जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ना, ये सुटेबल होते हैं किसके लिए, तो लार्ज और जो मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनके लिए सुटेबल होते हैं, राइट। और देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज रिलेटिवली क्या होता है, हाई होता है, बिकॉज द हाई कॉस्ट इज टू बी पेड
टू द वेंडर फॉर कस्टमाइजेशन, है ना, क्योंकि हमने कस्टमाइजेशन करवाया तो भाई यहाँ पे पैसा तो ज्यादा लगेगा ही, है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कस्टमाइज में हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से वो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस करवा लेते हैं। तो ये है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। रेडी टू यूज आपको समझ में आ गया, कस्टमाइज समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग टेलर्ड की बात करेंगे। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, बताना जरा। तो देखो, रेडी टू यूज मतलब पहले से उन्होंने बनाया हुआ था वही आपने ले लिया। कस्टमाइज मतलब उसमें आपने कुछ चेंजेस करवाए। टेलर्ड तो ये पूरा ही अलग है, यानी कि आपने उस कंपनी को बोला कि वो आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर बना करके दे, मतलब आपने पहले वाले में चेंजेस नहीं करवाया, आपने खुद से बनवाया, तो वो हो जाएगा आपका टेलर्ड। और ये इसका कॉस्ट तो और ज्यादा हाई होगा, है ना, और इसमें मल्टी यूजर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, राइट। देखो यहाँ पे है कि ये लार्ज बिजनेस के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को खुद ही डेवलप करवाते हैं, राइट। तो इसका कॉस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, है ना। और यहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए जो लोग हैं, राइट, उनको स्पेशली क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, राइट। ट्रेनिंग दोगे तभी तो वो सॉफ्टवेयर को हैंडल कर पाएंगे ना, वरना फिर कैसे हैंडल कर पाएंगे। आपने अपने हिसाब से बनवाया, मतलब वो कहीं पर भी नहीं है। तो अब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कैसे पता कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल करना है, तो वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग भी उनको देनी होती है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। और जो भी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो ये टेलर्ड सॉफ्टवेयर फुलफिल करते हैं, राइट। और यहाँ पे जो सिक्रेसी है या फिर ऑथेंटिसिटी है, राइट, ये सब क्या होते हैं, हाई होते हैं अगर हम ये दोनों से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, राइट। तो हमने रेडी टू यूज देख लिया, कस्टमाइजेशन देख लिया, टेलर्ड भी देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स की। अब ये क्या है, ये कैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो देखो स्टूडेंट आप लोगों को बताती हूँ। एक आपने नाम सुना होगा GNU खाता, नहीं सुना है तो आप जरूर गूगल करके देख लेना। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कैसा है, फ्री, मतलब आप चाहो तो आप भी इसका यूज कर सकते हो, फ्री में ही आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपने सिस्टम के अंदर उसको इंस्टॉल कीजिए और यूज कीजिए। तो ये हो गए फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फ्री में ही अवेलेबल है, मतलब फ्री में ही आप उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है द स्मॉल बिजनेस नीड एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बट दे डोंट हैव अ बिग बजट, मतलब वो बिजनेस जो छोटे से ही है अभी, लेकिन उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अभी छोटे बिजनेस है, अभी उन्होंने शुरुआत की है, उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन उनके पास तो बड़ा बजट है ही नहीं, क्योंकि अभी उनका बिजनेस ही छोटा चल रहा है। तो इतना पैसा कैसे लगाएंगे सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए, सॉफ्टवेयर भी खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, ज्यादा पैसे लगते हैं, राइट। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, जो भी फ्री एंड ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर्स है ना इंटरनेट पे, उनको इंस्टॉल करके आप उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। उनके वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट, और फिर उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि GNU खाता, ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है फॉर स्मॉल बिजनेस एज वेल एज पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और प्रॉपरली। हाँ, यहाँ पे एक और टॉपिक रह जाता है, वो तो हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लीगल लाइसेंस वर्सेस पायरेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। तो लीगल से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो क्या है, लीगल है, जिसके पास लाइसेंस है, राइट। तो देखो यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हो ना, तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, लीगल सॉफ्टवेयर ही यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप लोग उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर पायरेटेड है, राइट, तो वहां पे आप किसके पास कंप्लेन करोगे, किसी के पास आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए आप जब भी क्या करोगे, पायरेटेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इलीगल, जो इलीगल रूप से आपको सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है, राइट, तो वो होता है पायरेटेड। इसीलिए पायरेटेड का यूज ना करके हमेशा लीगल वाले का यूज करना चाहिए। तो आ जाइए, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे और फिर उसके बाद ये लेक्चर को मतलब खत्म करेंगे। देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड एप्लीकेशंस अवेलेबल इन द मार्केट। यूजर कैन सिलेक्ट लीगल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एज पर इट्स बिजनेस नीड्स। यहाँ देखिएगा, लीगल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये फुल्ली फंक्शनल होते हैं, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, राइट, और ये सेफ भी होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, जो लीगल है वो क्या होते हैं, फुल्ली फंक्शनल, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, एज वेल एज ये सेफ भी होते हैं। लेकिन अगर मैं पायरेटेड की बात करूं, मतलब इलीगल की बात करूं, तो ये कैसे होते हैं, ये फुली फंक्शनल तो होते हैं, मतलब इसमें भी देखो यहाँ पर जो फंक्शंस थे वो सब इसमें भी रहेंगे, लेकिन ये कैसा होता है, ये इलीगल होता है। एंड डेटा कैन बी करप्टेड, आपका जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है। इसीलिए
हमेशा लीगल सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करना चाहिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए। समझ में आया? क्योंकि वो जैसे जो भी रूल्स वगैरह चेंज होते हैं, जैसे अभी जीएसटी आया था, ठीक है, तो उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस कर दिए जाते हैं अगर वो लीगल रहेगा तो, राइट। और पायरेटेड रहेगा तो वहाँ पे गड़बड़ घोटाला होने का चांस है, इसीलिए हमें इसी का यूज़ करना चाहिए, पायरेटेड वाले का यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, लीगल सॉफ्टवेयर मतलब फुल फंक्शनल सॉफ्टवेयर। डेमो सॉफ्टवेयर कैसा होता है? डेमो मतलब आप जानते हो ना, जैसे डेमो यानी क्या, बस आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। जैसे डेमो मतलब डेमो कई सारी चीजें होती है ना कि इसका डेमो देख लो, ऐसा ही रहेगा, फिर आपको खरीदना रहेगा तो वो आप खरीदोगे, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। तो ये यूज होता है ओनली फॉर डेमो पर्पज, राइट, एंड विथ ऑल मेजर फीचर्स। इसमें सारे फीचर्स होते हैं बट विद अ वेरी फ्यू रिस्ट्रिक्शंस। ओके, समझ में आया? जैसे मैं आपको बताती हूँ फोन का, राइट, फोन लेने भी आप जाओगे ना तो कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अपना एक डेमो फोन प्रोवाइड करती है, मतलब उसमें सारे फंक्शंस रहेंगे, वो प्रॉपरली चलता रहेगा, तो आप उसको देखो समझो। और वो थोड़े टाइम के लिए दुकानदार आपको देते हैं ना, हमेशा के लिए थोड़े नहीं देते कि ले जाओ अपने घर पे और ले जा करके चलाओ इसको, ऐसा नहीं होता। वो आपको थोड़े टाइम के लिए देते थे, मतलब देते हैं, आप उसको देखो, अगर आपको पसंद आए तो फिर लेना, ना पसंद आए तो मत लेना, ऐसे होता है। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर का भी होता है। पायरेटेड कैसे होते हैं? तो क्रैक सॉफ्टवेयर नियरली फुल फंक्शनल, इसमें फुल फंक्शन तो होते हैं बट ये कैसा होता है? इलीगल टू यूज एंड रिस्की कंसिडरिंग डेटा सेफ्टी। मतलब यहाँ पे आपका डेटा लीक होने का चांस है, क्योंकि ये पायरेटेड है ना, इलीगल है, तो यहाँ पे आपका डेटा जो है उसका मिसयूज भी किया जा सकता है, इसीलिए उसका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए गए हैं, जरा आप समझ लेना, आप सर्च करके देखोगे ना गूगल पे आपको दिख जाएगा। टैली ERP9 ये तो कौन नहीं जानता, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है जी। फिर एक मिरेकल नाम का होता है, एक बीजी सॉफ्टवेयर भी होता है। ये सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम बता रही हूँ। देखो हम लोगों ने ना बस अभी तक, मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो अभी तक बस हम लोगों ने एक ही सॉफ्टवेयर का नाम सुना है, वो क्या है? टैली ERP। लेकिन इसके अलावा और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, मिरेकल होता है, बीजी होता है, फोकस होता है एंड विंग्स होता है। आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर फाइनली जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है स्टूडेंट, वो होता है कंप्लीट। अब इसके आगे जानते हो क्या है? बता देती हूँ, वरना आप सोचोगे ये सब क्या है। तो ये ना प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये करना है तो ये आप कैसे कर पाओगे मैं बताती हूँ। यहाँ पे तो ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको फिर कंप्यूटर में टैली ERP9 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आप देखो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप्स आपको कैसे उसके अंदर कंपनी बनानी है, कैसे उसमें वाउचर बनाना है, ये सारी चीजें। देखो क्रिएट अ कंपनी, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है जी। देखो फिर ऐसे करके कंपनी क्रिएट होता है, राइट। मतलब वही टैली का जो आप, अगर आप लोगों ने टैली मतलब इन फ्यूचर कभी सीखोगे, अभी तो किसी ने शुरू नहीं किया होगा मुझे पता है, आप देखिएगा कि वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, पूरे स्टेप्स बताए जाएंगे कि इस मतलब ऐसे ऐसे करो तब जाके ये चीज़ें होंगी, वाउचर इस प्रकार से बनाया जाएगा। तो ये आप लोग अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, बस यही है लास्ट में ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी, तो आप इसको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करके देख सकते हो, ठीक है। इन फ्यूचर कभी टैली सीखोगे तो वहां पे आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है ना, मैं आपको बताती हूँ। इधर देखो, इधर ये देखो, मैं मिटा रही थी, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, पूरा मिटो। देखो क्लास 12 अकाउंट्स के सारे चैप्टर सभी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा 1 से लेकर के 10 तक। तो अब आपकी बारी है प्यारे बच्चों पढ़ने की, पढ़ो एकदम अच्छे से, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से करवाई हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है ऐसा। देखो मैं आपको गारंटीड बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने जैसे कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए एडमिशन ऑफ पार्टनर है, राइट, एडमिशन ऑफ पार्टनर का आपको कुछ भी नहीं पता, आप बस स्टार्टिंग से लेकर के जितने भी मैंने वीडियोज डाले हुए एडमिशन ऑफ पार्टनर के, अगर आप उनको देख लोगे ना, फिर आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक सीक्वेंस में आप लोग वीडियोस को देखिए ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को कर पाओ, ठीक है। कुछ भी स्किप मत करो, कितना टाइम लगेगा, स्किप करोगे फिर आगे आपको ये प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप सभी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, ये है टेलीग्राम चैनल का नाम, आप इसको टाइप करोगे ना टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना रेगुलर अपडेट के लिए, जो भी आपका अपडेट रहेगा एग्जाम के रिलेटेड या फिर कोई भी, वो मैं यहाँ पर डाल दिया करूँगी। इसके अलावा देखो ये हमारा ऐप है SK क्लास नाम से, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट प्ले स्टोर से, ठीक है। यहाँ पे भी नोट्स वगैरह मैं अपलोड करते रहती हूँ। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अभी हम लोग अगले वीडियो में, बहुत ध्यान रखिएगा अपना। ओके चलो, बाय एवरीवन।